प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 11 प्रश्नावली 5 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। एकदम लॉजिकली, सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट सारे सवाल आपको बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला सवाल वह है कि निम्नलिखित आकृतियों का कौन सा युग्म समरूप नहीं है और क्यों। इसका कारण सहित बताना है। देखिए, ये आकृतियां कुछ आपको दी हुई हैं इस प्रकार से, इसमें से आपको ये बताना है कि ये जोड़ा और ये जोड़ा, इनमें से कौन समरूप नहीं है और क्यों। तो हम देखिए, ये जो हमारा पहला नंबर है, पहले नंबर को देखें तो इसमें दो आकृतियां दी हुई हैं। इन दोनों में बताना है कि ये समरूप है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों। तो देखिए, इसकी दोनों आकृतियों को अगर देखें तो यहां कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। यहां कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। यानी ये रेखा, ये दोनों रेखाएं आपस में, ये रेखा और ये रेखा, क्योंकि इसके बीच भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसके बीच भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जिसकी केवल दो रेखाएं आपस में समांतर हो वह कहलाता है समलंब चतुर्भुज। कौन कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ये कौन सा चतुर्भुज है? आपका समलंब चतुर्भुज है। जबकि इसमें देखें तो इसमें कोई भी रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं है, अर्थात यह जो है समलंब चतुर्भुज नहीं है। ये समलंब चतुर्भुज नहीं है। तो ये आपस में समरूप तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक समलंब चतुर्भुज है और दूसरा आपका समलंब चतुर्भुज नहीं है। तो ये दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे। इसमें हम ये लिख लेंगे कि चूंकि देखिए, हमने स्टेटमेंट लिखा है कि चूंकि दी गई आकृति में एक समलंब चतुर्भुज है और दूसरा समलंब चतुर्भुज नहीं है, अतः एक दूसरे के दोनों समरूप नहीं हो सकते। अब देखिए, आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट क्या है कि देखिए, एक सीधी सीधी ऐसी लाइन गई है और एक ऐसे लाइन गया है। इस पर हमें क्या बनाया गया है? कोण बनाया गया है, ये त्रिभुज बनाया गया है। तो अब देखिए, मैथ का एक सिद्धांत होता है कि यदि एक रेखा इस प्रकार से जा रही है और एक रेखा ऐसे इसको छेद करती है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण। तो यहां भी कुछ कंडीशन ऐसे ही है। एक रेखा ऐसे जा रही है, एक उसको तिर्यक प्रतिच्छेद कर रही है। इसको कहते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण या एकांतर कोण, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो यहां से हम दिखा सकते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। और इसमें दूसरा कोण अगर देखा जाए तो देखिए, यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये एक दूसरे के लंबवत है, सीधा सीधा लंबवत है। तो ये एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तो ये कोण 90 का है, ये कोण 90 का है और ये भी कोण क्या है? 90 का है। तो इसमें देखिए, दो कोण आपस में, इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या है? बराबर है। हम प्रमेय पढ़ चुके हैं इसके पहले पाठों में कि जिसमें किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि चूंकि तो देखिए, हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि चूंकि दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या है? दो कोण आपस में क्या है? इक्वल है, बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। अब आइए चलते हैं आकृति नंबर 3 पर। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें केवल इसका मान दिया है 100 डिग्री और इसका मान दिया है 100 डिग्री, और हमें समरूप साबित करने के लिए कम से कम दो कोण की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। दो कोण का अगर मान पता है तब हम समरूप ज्ञात कर सकते हैं। यदि दो कोण की वैल्यू पता नहीं है तो हम त्रिभुज को समरूप नहीं दिखा सकते। जैसे देखिए, एक कोण इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो इन दोनों कोणों के आधार पर इन शेष दो कोणों का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अतः यहां पर हम लिखेंगे कि
तो देखिए यहाँ पे चूंकि इनके केवल एक एक कोण दिए गए हैं, तो दिए गए त्रिभुज से हम त्रिभुज के शेष दो कोण जैसे इसके दो कोण और इसके दो कोण, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारा पहले के सारे पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब आइए चलते हैं सवाल नंबर 2। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 2 है वह कहता है कि मेघा ने 2 समरूप पतंगे बनाई। कैसी पतंगे बनाई हैं? इसने समरूप पतंगे बनाई और बड़ी पतंग का विकर्ण छोटा पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है। देखिए बड़ी पतंग का जो विकर्ण है इसका, देखिए पतंग में 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये वाला है और दूसरा विकर्ण ये वाला है, एक विकर्ण ये वाला है, दूसरा विकर्ण ये वाला है। तो देखिए किसी भी पतंग में 2 विकर्ण होते हैं और इसमें बोल रहा है, प्रश्न में इसमें दिया है, क्या दिया है कि इसके विकर्ण में बनाने में इसने कितने की वृद्धि की? इसने बोल रहा है कि विकर्ण का 1.5 गुना है, इसका 1.5 गुना है। तो इसमें दिया है कि विकर्ण नए विकर्ण का 1.5 गुना है। यह चीज हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए हमने सिखाया था आपको कि जब कभी भी हम स्केल गुणक निकालते हैं, पहले पॉइंट में हमें निकालना है स्केल गुणक, तो हमने स्केलिंग करना आपको बताया था। शायद इस पार्ट का पहला वीडियो था कि स्केलिंग का मतलब होता है लंबाई या चौड़ाई को बढ़ाना, और स्केल गुणक का मतलब होता है कि जिस अनुपात में लंबाई बढ़ती है, जिसका गुणा करके लंबाई में बढ़ाया जाता है, जिसको जोड़ करके लंबाई बढ़ाई जाती है, वह क्या कहलाता है? आपका स्केल गुणक। तो इसमें किसका गुणा करके किसका गुना है? 1.5 गुना है। तो इसका स्केल गुणक कितना हो जाएगा? 1.5। इसमें हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे थोड़ा सा कि चूंकि तो देखिए चूंकि पतंग के विकर्ण को 1.5 गुना बढ़ाया गया है, इसलिए नई पतंग जो है आपका, उसका स्केल गुणक कितना होगा? 1.5 ही होगा, क्योंकि जितने का गुणा करके हम बढ़ाते हैं वही हमारा क्या आता है? वही हमारा होता है स्केल गुणक। अब देखिए इसके दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि बड़ी पतंग के विकर्णों की माप ज्ञात कीजिए, जबकि BD बराबर 40 सेंटीमीटर, AC बराबर 68 सेंटीमीटर। BD यानी ये वाला कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, और ये वाला, ये बड़ी वाली AC कितना दिया है? 68 सेंटीमीटर। विकर्ण एक ये वाला है और ये वाला है, तो ये आपका 40 सेंटीमीटर है। इसमें इसका स्केल गुणक कितना है? 1.5। तो 40 का अगर स्केल गुणक 1.5 होगा तो इसका नया विकर्ण कितना हो जाएगा? जैसे नया विकर्ण जो BD के जगह पे है वह विकर्ण कितना हो जाएगा? 40 × 1.5। और इस बड़े वाले विकर्ण की बात करें तो पुराना विकर्ण कितना है? 68 सेंटीमीटर। तो अब उसमें बढ़ाया कितना गया है? 1.5। इसका स्केल गुणक कितना है? 1.5, यानी उसको 1.5 गुना बढ़ाया गया है, यानी इसमें 1.5 का क्या किया गया है? गुणा किया गया है। तो बड़ा वाला विकर्ण कितना हो जाएगा आपका? 68 × 1.5। तो यहां से हम लिखेंगे कि नई पतंग के छोटे विकर्ण का मान, छोटे विकर्ण का मान। तो ये जो छोटा वाला विकर्ण है कितना है? 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर पुराना वाले का है, और इसके साथ स्केल गुणक कितना जुड़ा है? 1.5। तो ये आपका हो जाएगा 15 चौका 60, और एक अंक पे दशमलव है, 15 चौका 60, और 1 जीरो यहाँ है तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, यानी 60 सेंटीमीटर की ये वाली विकर्ण है, यानी इसकी लंबाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे नई पतंग के बड़े विकर्ण का मान। नई पतंग के बड़े विकर्ण का मान, बड़ा विकर्ण यानी AC को बढ़ा करके इसका बड़ा वाला विकर्ण बनाया गया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? छोटा वाला कितना था? 68, इसको कितना गुना बढ़ाया गया है? 1.5। तो 68 में इसका गुणा होगा आपका 1.5 का। तो यहां से देखिए आपका हो जाएगा 15 8 120, हासिल आपका हो गया 12, 15 छका 90, 90 और 12 हो जाएगा आपका 102, और एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे, यानी 102 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका बड़ा वाला विकर्ण, 102 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 आपका है कि एक समकोण त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज।
तो ये आपका है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितना होता है 90 डिग्री का, जिसमें दे रखा है कि कोण P बराबर कितना है 90 अंश। तो ये आपका Q हो जाएगा और ये आपका R हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि जो P क्या है, समकोण है, और QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि QR पर, QR यानी ये वाली रेखा है, इस पर बिंदु P इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पे, यानी इस पर एक सीधा लंबवत लंब है। ये क्या है आपका लंब है, यानी यहां भी इसका 90 डिग्री का बन रहा है और यहां भी इसमें कितने अंश का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, और इसका मान क्या है यम, जो कि PM लंब है QR पर। PM क्या है, लंब है QR पर। तो हमें सिद्ध करना है कि PM का स्क्वायर, हमें सिद्ध करना है कि PM का स्क्वायर बराबर है QM इंटू MR के, ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हमारा 3 त्रिभुज बन रहा है। इसको थोड़ा सा मैं पलट करके अगर खड़ा कर दूं तो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। यहाँ पे छोटा सा बनाता हूं, तो ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ आपका जो 90 अंश ये वाला P है, वह 90 अंश यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से, और इससे लंब डाला गया है कि जो कि आपका है M, और ये है Q और ये है R। अब इसमें देखिए 3 त्रिभुज हैं टोटल। एक तो ये PQR यानी कि ये बड़ा वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 त्रिभुज हैं इसमें। तो तीनों को सबसे पहले मैं अलग अलग बनाता हूं आपको समझने के लिए। तो एक त्रिभुज तो आपका इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि बड़ा वाला त्रिभुज होगा। ये हाँ P है और ये Q है और ये R है। अब देखिए ये वाला एक त्रिभुज बनाते हैं PQM, PQ और M। तो PQM में M यहाँ कितने अंश का है 90 डिग्री का। अब इस M को मैं ऐसे उठा देता हूं, ठीक इस प्रकार से। इस M को जब मैं ऐसे उठा दूंगा तो M कहाँ आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, और जो यहाँ Q था, Q तो Q ही रहेगा, और M क्या कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो ये यहाँ से P है वह कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा। अब इस त्रिभुज की बात करें अगर, इस वाले त्रिभुज की, इसकी, तो इसको M को मैं इधर पलट दूं, जैसे ऐसे त्रिभुज रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है, मैं इसको ऐसे पलट दूं, यानी M को ऊपर ले जाऊं तो R तो आपका ऐसे ही रह जाएगा और P नीचे तरफ चल जाएगा। यानी इस प्रकार से कुछ त्रिभुज आपका बनेगा इस तरह से। यहाँ पे M कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और R आपका यहीं रह गया, और P आपका नीचे आ गया, तो यहाँ आ गया P। तो ये आपका 3 त्रिभुज बना। अब इस 3 त्रिभुजों में से हमें सबसे पहले ये दिखाना होगा कि इसके समरूप यह भी है और इसके समरूप यह भी है। तो आइए बारी बारी से दिखाते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR व त्रिभुज MQP से, या त्रिभुज PQ और M से। तो PQM से, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, देखिए जो कोण इस Q का है, इसमें देखा जाए तो जो कोण इस पूरे वाले बड़े वाले त्रिभुज में जो कोण Q है, वही कोण इस त्रिभुज में कोण Q है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण Q बराबर कोण Q, क्योंकि यह क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो ये उभयनिष्ठ है। अब देखिए दूसरा कोण देखा जाए तो इस छोटे वाले त्रिभुज की अगर बात करें तो छोटे वाले त्रिभुज में जो आपका M है, छोटे वाले त्रिभुज में M जो है वह कितने अंश का है 90 डिग्री का। M यानी ये वाला कितने अंश का है 90 डिग्री का है। ये वाला M 90 डिग्री का है, और इसमें PQR में P जो है आपका 90 डिग्री का है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि PQ कोण QPR, कोण PQR बराबर है किसके, कोण QMP के, कोण QMP के, और बराबर का कितना है 90 डिग्री। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज PQR यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है इस वाले त्रिभुज के, यानी त्रिभुज PQM के, ये क्या है, समरूप है। अब देखिए इसी प्रकार यहां लिखेंगे, इसी प्रकार, तो इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार अब हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेते हैं, दो त्रिभुज, यानी त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR और त्रिभुज MPR व त्रिभुज MP और R से।
इसको लिए हैं और इसको लिए हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए, यानी इसको लिया गया है और इस पूरे बड़े वाले को लिया गया है, बड़े वाले को लिया गया है और इसको लिया गया है। तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो जो कोण R की वैल्यू है वह कोण इसका भी है और जो कोण R है वह कोण इस पूरे बड़े वाला का भी है, यानी कि जो कोण ये वाला R है वही कोण इस R में, मतलब R जो है इस छोटे वाले त्रिभुज का भी कोण है और इस बड़े वाले त्रिभुज का भी कोण है, यानी हम कह सकते हैं कि कोण R बराबर कोण R दोनों में है, अर्थात यह क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब दूसरा चीज हम देखें यहां, तो यहां पे कोण यम, यानी कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, और इस PQR में ये वाला कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण PMR बराबर है किसके, QPR के, कोण QPR की, और यह कितने अंश का है, 90 डिग्री का है तीनों। अब देखिए ये कोण और ये कोण, त्रिभुज का एक कोण ये और ये कोण ये, इसके बड़े वाले त्रिभुज के इसके और इसके बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, आपका तब वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। तो यहां से हमारा इन दोनों त्रिभुजों में से दो कोण आपस में बराबर हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी PQR समरूप है त्रिभुज MPR से, R के क्या है, समरूप है, यहां लिख लेंगे हम अतः, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी ये त्रिभुज इसके समरूप है और ये भी त्रिभुज इसके समरूप है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज इसके समरूप हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर इसके समरूप हैं, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम यहां लिख लेंगे कि इसी प्रकार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी त्रिभुज QMP समरूप होगा त्रिभुज PMR के, त्रिभुज PMR के, ये क्या होगा, समरूप होगा, क्योंकि जो अगर ये इस त्रिभुज के यह भी समरूप है और यह भी समरूप है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे। अब देखिए यहां लिखेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि एक त्रिभुज के दोनों समरूप हैं, इसलिए ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे। अब ये दोनों अगर समरूप हैं तो हम प्रमेय पढ़ चुके हैं अभी पिछली कक्षाओं में कि अगर कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यहां से अगर हम PM ले लें, PM, तो अतः ये समरूप है, अतः PM, इसका जो PM होगा, PM की संगत भुजा कौन है, QM, तो बटे में आपका हो जाएगा यह QM बराबर होगा किसके, अगर हम इसमें ले लें MR को ले लें तो MR की संगत भुजा कौन है, MP है, तो ये आपका हो जाएगा MP। अब यहां से देखिए अगर इसका तिर्यक गुणा कर दें, इसका गुणा इसके साथ, देखिए MP ये है और ये PM है, तो PM को भी हम MP लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख ले रहे हैं हम PM, चाहे देखिए PM लिखें चाहे MP लिखें, बात वही है, सेम है। तो यहां से PM का गुणा होगा तो आपका तिर्यक गुणा कराया जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो PM का गुणा PM के साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा PM का स्क्वायर, QM का गुणा MR के साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा QM इंटू MR। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो आपको कैसी लगी यह भी आप कमेंट बॉक्स में 2 मिनट लगेगा समय, जरूर हमें बताइएगा। और चैनल पर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।